गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को सबसे पहले नमस्कार। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि पिछले क्लास में आप लोगों को मैंने बिहार स्पेशल की फर्स्ट क्लास में हम बिहार के जितने जिले की सीमाएं जिन राज्यों जिन देशों से स्पर्श करती थी उन सभी को आपके सामने डिस्कस करके याद करवा के और आपके माइंड में हम क्या करवा दिए, सेट करवा दिए। उसी कड़ी में आज लगभग 10 से 12 जिले को आपके सामने हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही पिछले क्लास का रिवीजन भी आपके साथ हम कर भी देंगे। जो साथी आज पहली बार आए हैं उनसे मेरा एक आग्रह होगा कि आप फर्स्ट क्लास को देख लें, उसके बाद इस क्लास को आप देखेंगे तो आज का क्लास तो क्लियर होगा ही, और पिछला जो कि सीमाएं से अगर संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे तो अभी आपसे आपका क्लियर हो जाएगा। आज आपके सामने हम बिहार के 10 जिले लगभग आज की क्लास में 50 प्रश्न जो हैं वह आपको हम याद करवा देंगे। हमारा याद कराने का मकसद यह होता है कि आपको रटना नहीं है, बल्कि हम एक जिले से संबंधित थोड़ा थोड़ा फैक्ट डिस्कस करते चलेंगे। अगर एक जगह हम पूरे जिले वाइज का, जैसे मान के चलिए कि मैंने उठाया पश्चिमी चंपारण, और पश्चिमी चंपारण से ज्योग्राफी से हिस्ट्री से अगर प्रश्न बनने की, अगर पूरे प्रश्न को वहाँ पर डिस्कस कर दिया जाएगा तो आप कंफ्यूज होंगे। इसलिए आपके सामने हम थोड़ा थोड़ा डोज देकर आपको आगे बढ़ा रहे हैं। उसके बाद लास्ट क्लास जब लेंगे, जब मैराथन लेंगे, तो आप जितना भी हम फैक्ट डिस्कस करेंगे उससे पहले आप क्या करेंगे, जवाब देंगे। तो आइए इधर उधर की ना बात करते हुए सीधे ध्यान जो है वह क्लास पर केंद्रित करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, टॉपिक का नाम है बिहार का जिले वाइज अध्ययन। तो इसमें सबसे पहले हम उठाएंगे पश्चिमी चंपारण से उठाएंगे। पश्चिमी चंपारण से ऐसे होते हुए किशनगंज जाएंगे, किशनगंज से फिर आपका पूर्णिया, उसके बाद गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, गोपालगंज होते हुए आपके सामने हम पटना लौट जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं पश्चिमी चंपारण। तो पश्चिमी चंपारण के बारे में जैसा कि पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे, आप शॉर्ट नोट्स बनाने का कोशिश करिएगा, क्योंकि आपके शॉर्ट नोट्स बनाने का फायदा यह होगा कि आपके पास टाइम भी कम है और रिवीजन आपको ज़्यादा होगा। और यहाँ पे हम जिस तरह से हम नोट्स बना रहे हैं उसी एंगल से आप नोट्स बनाइएगा। देखिए, बिहार की पश्चिमी चंपारण की अगर बात करें तो बिहार का यह सबसे उत्तरी जिला है। पहला क्या रखना है, बिहार का सबसे उत्तरी जिला अगर पूछा जाए तो पश्चिमी चंपारण है। और पश्चिमी चंपारण एक ऐसी जिला है जिसकी सीमाएं एक नेपाल से भी मिलती है और एक राज्य यानी उत्तर प्रदेश से मिलती है। तो अगर आपके प्रश्न पत्र में पश्चिमी चंपारण से अगर पूछा जाए कि, अब मान के चलिए कि आपके प्रश्न पत्र में यह प्रश्न बन जाए कि बिहार के ऐसी कौन सी जिला है जो किसी अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ सीमा के साथ करने के साथ साथ एक राज्य का भी सीमा स्पर्श करती है। ऑप्शन दे दिया जाएगा पूर्णिया, ऑप्शन नंबर 2 आपका गया, ऑप्शन नंबर 3 जो है वह आपको दे दिया जाएगा कैमूर, ऑप्शन नंबर 4 दिया जाएगा पश्चिमी चंपारण। तो आप इसको साइंस से हैंडल करेंगे। तो बिहार के देखिए जो हम क्लास में पहले डिस्कस कर दिए हैं उसको यहाँ पे लिखेंगे, और जो आज हम नया फैक्ट डिस्कस करेंगे उसको यहाँ पे हम नोट डाउन करेंगे। तो पश्चिमी चंपारण के बारे में याद रखना है कि बिहार का सबसे उत्तरी जिला है और पश्चिमी चंपारण की सीमा उत्तर प्रदेश से और नेपाल से मिलता है। आज का याद रखेंगे कि बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, यानी बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। और इसके साथ ही दूसरा फैक्ट याद रखिएगा कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, ध्यान रखिएगा इस शब्द पर, एसटी लिख रहे हैं शॉर्ट में।
बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो पश्चिमी चंपारण है। और पश्चिमी चंपारण में आज का जो दूसरा फैक्ट डिस्कस किए कि बिहार का पश्चिमी चंपारण एक ऐसा जिला है जहां पे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। यानी सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला, अनुसूचित जाति नहीं कर रहे हैं, अनुसूचित जनजाति वाला जिला पूछेगा तो आपका पश्चिमी चंपारण है। बस यानी 4 फैक्ट हम पश्चिमी चंपारण के बारे में डिस्कस किए। बिहार, इसकी सीमा कहां से मिलती है, इसके साथ ही बिहार का सबसे उत्तरी जिला क्या है बता दिए। इसके बाद क्या किए कि बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। इसके साथ ही बिहार का सर्वाधिक जो है वह अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। अभी और फैक्ट डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लेकिन आज नहीं, अगले क्लास में करेंगे। अब दूसरे में हम बात किए थे किशनगंज के बारे में, तो किशनगंज के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो पिछले क्लास में आपके सामने हम डिस्कस किए थे कि किशनगंज जो है बिहार का एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा एक नहीं, एक देश के साथ, जैसे कि पश्चिमी चंपारण से मिली उसी तरह से इसका सीमा जो है वह नेपाल से और इससे झारखंड से सीमा साझा करती है। और किशनगंज जो है यह बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। यह हम पिछले क्लास में करवाए थे, उसका रिव्यू करवा रहे हैं। तो किशनगंज जो है यहाँ पे आज का इसका नया फैक्ट जो होगा, यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। यानी आज का फैक्ट आपके सामने क्या मिला कि किशनगंज जो है वो बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। यानी बिहार में सबसे ज्यादा अगर वर्षा की बात की जाए तो यही आपका किशनगंज में होता है। इसके बाद आज का जो इसका दूसरा फैक्ट जो है वह है कि सर्वाधिक न्यूनतम अनुसूचित जाति यानी एससी, यानी वहां पे हम पश्चिमी चंपारण को लेकर हम एसटी के बारे में डिस्कस किए हैं और इसके यहाँ पे हम एससी के बारे में कहेंगे। तो न्यूनतम अनुसूचित जाति जो है वो बिहार के किशनगंज जिले में पाई जाती है। तो आपके मन में डाउट होगा कि सर सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ पाया जाता है, उसके बाद न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कहाँ पाया जाता है, इसको लेकर अभी हम डिस्कस करेंगे। बस क्रमबद्ध तरीके से हम चलने दीजिए। तो बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जाति की पूछा जाएगा तो वह कहाँ, किशनगंज। तीसरा पे हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे पूर्णिया के बारे में। पूर्णिया पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे कि बिहार का पूर्णिया जो जिला है उसकी सीमा जो है वह कहाँ से, पश्चिम बंगाल से मिलती है। इसके साथ ही हम ये भी डिस्कस किए थे कि पूर्णिया जो है जब बिहार और उड़ीसा का जब सीमांकन हो रहा था, और यह सीमांकन कब हो रहा था यह आप बताने का प्रयास करिए। चलिए देखिए, ऐसे भी है कि आज संख्या इसलिए कम है कि आजकल लोग फ्यूचर प्लान जो है वो बहुत फ्यूचर को लेकर लोग एक्टिव रहते हैं और एक्टिव रहना भी चाहिए। और ऐसे भी आज हरियाली तीज है तो बहुत सारे लोग हरियाली तीज भी किए होंगे, छुपा रुस्तम। हालांकि हरियाली तीज जो है, हाँ करवा चौथ भी लोग करते हैं। हाँ उस दिन लोग बहाना बनाते हैं कि मम्मी हमारी पेट में दर्द है, आज खाना नहीं खा पाएंगे। लेकिन शाम होता है तो दवा खाने के बहाने से पानी लोग पी लेते हैं। उसी तरह आज हरियाली तीज भी है तो बहुत सारे लड़कियां भी हरियाली तीज की होंगी क्योंकि उनका फ्यूचर प्लान बहुत लंबा होता है और होना भी चाहिए। हर लोग को पर्व के प्रति आस्था होनी चाहिए। लेकिन छुपे रुस्तम हरियाली तीज का जो व्रत किए होंगे और जो क्लास में नहीं आए हैं उनके लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं भी है कि भगवान उनकी, लेकिन ध्यान इस बात को है कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो, क्योंकि पढ़ाई से अच्छा कोई फ्यूचर प्लान है ही नहीं। आपकी जिस एंगल से पढ़ाई होगी, आप एग्जाम में सफल होंगे तो आपका कैरियर, जब आपका कैरियर बन जाएगी ना तो अच्छे अच्छे लोग मिल जाएंगे। केवल पर्व करने से और भूखे रहने से फ्यूचर अच्छा नहीं हो सकता है। तो इसलिए हर लोग को आस्था होनी चाहिए
और जो हरियाली तीज किए हैं उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, जो कि आज क्लास नहीं लिया है। चलिए उसके बाद में कभी और डिस्कस किया जाएगा। पूर्णिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। पूर्णिया के बारे में बात करेंगे तो सर्वाधिक जूट का उत्पादन बिहार में कहीं होता है तो वह पूर्णिया में होती है। और बिहार और उड़ीसा के बीच जब सीमांकन हो रहा था, सीमा रेखा का निर्धारण हुआ था, तो उस समय पुरुलिया के कुछ हिस्से और पूर्णिया के कुछ हिस्से को आपको हम क्या कहते हैं, सौंपा गया था, जिसकी हम डिस्कस पिछले क्लास में किए थे। अब हम पूर्णिया के बारे में अगर आज बात करेंगे तो सर्वाधिक जूट उत्पादन उत्पादन होता है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है, ध्यान रखिएगा। न्यूनतम अगर ओवर पूछ ले रहा है कि बिहार में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, जहां पे आपको डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है कि पुरुष का है कि महिला है, ओवरऑल पूछा है, तो बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कहेगा तो कौन सा हो जाएगा? चलिए, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। देखिए पुरुष साक्षरता भी बताएंगे, लेकिन चलिए अगर आपके अंदर घबराहट है तो हम पुरुष साक्षरता वाला भी आपके सामने से करते हैं। चलिए यहाँ पर लिख लीजिए, आपकी मनोकामना को पूर्ण हो जाए। यहाँ पे लिखिए न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला। अब महिलाएं हम नहीं बताएंगे, महिलाएं का खुद पढ़ जाइएगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ क्या है कि मतलब सब यहीं पे डिस्कस कर देंगे तो आपके तरीके से नहीं चलेंगे ना, हमारे तरीके से आप चलिए। अब सब यहीं पे हम डिस्कस कर देंगे तो एक जिला पढ़ाने में लग जाएगा कम से कम आधा घंटा। अब तो आपके सामने उतना ही हम डोज दे रहे हैं जितना आप सहन कर पाए। अब अभी हम बता दिए पुरुष साक्षरता, अब कह रहे हैं महिला साक्षरता, हद होता है। अरे हम सब पर आएंगे, धीरे धीरे लाइन से सब सीक्वेंस में आएंगे। कहे इतना भी फ्यूचर को लेकर एक्टिव मत हो जाइए कि बस आज ही सब पढ़ लें। कुछ लोग नहीं भी आए हैं तो उनको लिए कुछ अब सवाल अच्छा चलिए, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है। और चौथा नंबर पे हम बात करेंगे, सीधे चलाते हैं गया की बात करते हैं। गया ऐसे भी आजकल बिहार में लैंड सर्वे हो रहा है, जमीन का सर्वे हो रहा है, तो आजकल ऐसे भी लड़कियां की जो वैल्यू है वह आजकल बढ़ गई है। हालांकि वैल्यू तो बहुत पहले से है, दोनों के लिए बराबर का दर्जा दिया हुआ है, चाहे आप लड़का हो या लड़की। एक पिता के लिए जितने बेटे बराबर होते हैं उतनी बेटियां भी बराबर होती है, लेकिन ये थ्योरी में बात कहा जाता है और प्रैक्टिकल में कुछ अलग होता है। तो आजकल जो बिहार में जो जमीन का जो सर्वे हो रहा है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप वंशावली बनाएंगे तो वहां पे साफ साफ निर्देश दिया गया है कि एक पिता के जितने पुत्र और जितनी पुत्रियां हैं जिनकी शादी हो गई है, वो अपना ससुराल भी हैं, कहीं भी हैं, लेकिन वहां पे दर्शाना पड़ेगा वंशावली में। जब तक पुत्रियां को नहीं दर्शाएंगे, जब तक पुत्रियां को आप नहीं दर्शाएंगे तो आपकी वंशावली को ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए आजकल या तो एक उपाय क्या कहा गया है, तो कुछ लोग इन्होंने तर्क दिया कि जब बेटियां की शादी होती है तो उसमें से एक पिताजी का एक बड़ा हिस्सा जो है वह दहेज के रूप में बेटिया को दे दी जाती है। हालांकि ये बात सही भी है, लेकिन कोर्ट इस बात के लिए 2005 में फैसला दिया था कि एक सब पिता की संपत्ति में पुत्र और पुत्री की हिस्सेदारी बराबर होती है। तो अब बिहार सरकार ने एक वंशावली बनाने के क्रम में यह निर्धारित किया कि जब अगर आपने देखिए, अगर मान के चलिए कि एक्स पिता है, समझा रहा हूं, एक्स पिता है और इनके दो बेटा हैं, बेटा ए, बेटा बी और सी जो है वह पुत्री है। अब कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्लस और माइनस क्या कर दिए,
अरे वो लिखने के लिए मतलब समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है ना। तो अगर एक्स पिता के 2 बेटे और 1 बेटियां हैं, इनकी शादी आज के से 30 वर्ष पहले हो गई है, या 20 वर्ष पहले हो गई, या 10 वर्ष पहले हो गई, जब भी मान लीजिए आप, यानी इस जो सी पुत्री जो है वह अपने मैके से ससुराल में चली गई, ससुराल में रह रही है, अपना जीवन यापन कर रही, कुछ भी कर रही है। तो जब पिता की वंशावली, तो जानते हैं कि बिहार में क्या होता है, कर्मात कुछ ज्यादा ही होता है। अभी कई जगह ऐसा देखने को मिल रहा है कि 100 में से 90 लोगों की वंशावली को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। इसके पीछे मात्र एक ही रीजन है, जानते हैं क्या? सीधे वंशावली बना रहे हैं, यहीं से जो उनकी लड़कियां हैं उनको दर्शा ही नहीं रहे हैं, वहां पे सीधे दोनों बेटा को दर्शा दे रहे हैं। तो इसी कारण से रिजेक्ट किया जा रहा है कि नहीं, जो पुत्रियां हैं उनको भी दर्शाइए कि आपके भाई जब वंशावली बनाएंगे तो भी तो एक वंश थी। तो हाँ, तो देखिए इसमें क्या कहा गया कि तो लोगों तक वही दिया था दहेज वाली। तो अब क्या हो सरकार से करा है कि नहीं, अगर आपने वंशावली बनाकर दोनों बेटा के कुल देते हैं और पुत्री को नहीं दर्शाते हैं तो आपका वंशावली को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और बेटियां जब होगी, बेटियां जो है वह चुनौती देगी कोर्ट में, तो हिस्सा आपके बराबर है। बहुत से लोगों को डर ही है कि वंशावली में अगर मान के चलिए कि हम पुत्रिया को दर्शा देंगे तो संपत्ति में मतलब हिस्सा लेगी। वास्तविक बात लेना चाहिए, क्योंकि 2005 के कोर्ट के फैसला से ही यह निर्देशित किया गया है कि बेटा और बेटी दोनों बराबर होती है। तो अब क्या है, एक सरकार ने दिया कि अगर मान के चलिए आप वंशावली में दर्शाइए, इसके साथ जो आप दहेज के जो दे रहे थे ना, वो आप कहा गया कि अपनी पुत्री से यानी बहन से, पुत्री बहन या बुआ जो भी हो, इनसे क्या लीजिए, या तो एनओसी लीजिए। पहले आप लोग सुनते होंगे कि गार्ड कंपनी से एनओसी लेना पड़ता है, नौकरी से एनओसी लेना पड़ता है। अब आजकल क्या है, पुत्री अगर पिता है तो पुत्री से एनओसी लीजिए, पिता नहीं है भाई है तो भाई अपनी बहन से एनओसी लेगा। एनओसी ले लीजिए, या तो जो बंटवारा का कागज बनवाइए 100 रुपये का स्टैम्प को देकर, और 100 रुपये का स्टैम्प लिखवाइए कि हम जो है हिस्सा लेना नहीं चाहते हैं, अपने हिस्सा को दोनों भाइयों के लिए सौंपते हैं। तब जाके आपकी वंशावली को सही माना जाएगा और जमीन सर्वे होगा आपका। तो इस बात को ध्यान रखिएगा खास करके कि आप एनओसी जो है आपको लेना ही पड़ेगा, और या तो बंटवारा के कागज पे आपको साइन करवाना ही पड़ेगा। सोच लिए कितना महत्व है, महत्व होना भी चाहिए। लेकिन बहुत से लोग ने धन की लालच में पड़कर 100 में से 90% लोग जो है ना, वो अपने बेटिया को हिस्सा देना नहीं चाहते हैं। एक भाई जो होता है अपनी बहन को हिस्सा देना नहीं चाहती है। लेकिन सरकार के नज़र में एक सभी लोग क्या है, बराबर है। तो इसलिए अब जो है एनओसी लीजिए जाकर, या तो बंटवारा कागज लीजिए, नहीं तो वंशावली अगर फर्जी बना के खाली दोनों बेटे को दर्शाएंगे तो वंशावली को फर्जी मान लिया जाएगा और क्या कर दिया जाएगा, आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आइए उधम डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत आगे बढ़ गए। चलिए पूर्णिया के बाद हम सीधे बात करेंगे गया की। तो गया में हम बात किए थे कि बिहार का सबसे दक्षिणी जिला जो है वह गया है, और बिहार में सर्वाधिक तापमान कहाँ होता है, बिहार में सर्वाधिक तापमान। आप कहेंगे तापमान क्या होता है भाई, टेम्परेचर क्या होता है, यानी सर्वाधिक जो है गर्मी बिहार में अगर कहीं पड़ती है तो क्या है, गया। गया वेंटू गया, जो गया 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 ठीक है। और इसके साथ ही सर्वाधिक ठंडी, सर्वाधिक ठंडी, यानी बिहार का सर्वाधिक ठंड वाला जिला अगर पूछा जाएगा तो वह आपके कहाँ है, गया होंगे। अब एक फैक्ट और डिस्कस कर देते हैं गया के बारे में कि सर्वाधिक एससी, देखिए यहाँ पे इंग्लिश लिखे हैं सर्वाधिक, यहाँ पे न्यूनतम एससी कहेगा तो किशनगंज, सर्वाधिक एससी कहेगा तो वह आपके गया। अभी एसटी के डिस्कस किए, एसटी का डिस्कस करेंगे। तो बिहार में क्या, जो गया जिला है बिहार का सबसे दक्षिणी जिला है, सर्वाधिक तापमान ही होती है, सर्वाधिक गर्मी बिहार में कहीं गिरती है तो गया में गिरती है। इसके साथ ही अगर सर्वाधिक ठंडी भी पड़ती है तो गया में पड़ती है, और सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कहेगा तो वह आपके गया होगा। अब गया के जस्ट लगले क्या है, औरंगाबाद।
क्या है? औरंगाबाद। औरंगाबाद के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। हालांकि यहाँ पे कई सारे आपका पवित्र स्थल भी है और तीर्थ स्थल भी है, और इसके साथ ही कई सारी परियोजनाएं के बारे में आप बाद में करेंगे, लेकिन उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आज का फैक्ट याद रखिएगा कि औरंगाबाद जो जिला है वहाँ पे क्या है? सबसे कम वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कहेगा तो किशनगंज, और सबसे कम वर्षा वाला जिला कहेगा तो वह आपके औरंगाबाद। इसके बाद सीधे आ जाते हैं आपका, देखिए थोड़ा सा मैप को लेकर छोटा, देखिए मैप जो है वो पॉलिटिकल मैप को लेकर सीमांकन करिएगा, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड छोटा होने की वजह से हम सीमांकन जो है छोटा मैप को लेकर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा सीमांकन को लेकर ये मत करिएगा कि हम यहाँ पे इंची और टेप लेकर बैठे नहीं हैं कि हम नाप के गया की सीमा कहाँ तक है, औरंगाबाद का सीमा, एक रफ डायग्राम हम बना कर पढ़ा रहे हैं आपको। तो आपको ये बात को ध्यान रखना है। मैंने पहले ही क्लास में बोला था कि बिहार का पॉलिटिकल मैप जो है उसको सामने आप रखें, उसके बाद से सीमांकन करें। जब तक आप सीमांकन नहीं करेंगे उसके माध्यम से, तो रफ डायग्राम है, तो समझाने के लिए हम बना रहे हैं। तो अब आइए सीधे हम बात करेंगे, क्या नाम है? रोहतास की। तो रोहतास क्या है? रोहतास। देखिए रोहतास की सीमा कहां से मिलती है? रोहतास की सीमा जो है वह कहां से मिलती है? तो रोहतास की सीमा जो है वह झारखंड से और उत्तर प्रदेश से मिलती है। यह हम डिस्कस किए थे। रोहतास के बारे में आज का नया डिस्कस करने वाले हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। क्या है? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। लेकिन किसके? चाहे ओवरऑल बात कर लिया जाए, चाहे इंडिविजुअल बात कर लिया जाए, उस सभी साक्षरता में ध्यान रखिएगा कि रोहतासी है। तो किसका? सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है। और क्या है? सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है। सर्वाधिक महिलाएं जो है यहाँ पढ़ी लिखी है, ठीक है ना। तो रोहतास के बारे में, इसकी सीमाएं जो है वह झारखंड से और उत्तर प्रदेश से मिला था। और एक बाद हम बात करें तो रोहतास जो है वह सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, चाहे ओवरऑल की बात कर ला, चाहे इंडिविजुअल बात के लिए, यानी पुरुष की बात कर लेंगे, मेल की बात कर लेंगे, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कहेगा तो रोहतास है, और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कहेगा तो आपके क्या है? रोहतास ही है। इसके बाद हम सीधे आ जाएंगे कैमूर के बारे में। क्या है? कैमूर। देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं कैमूर के बारे में। कैमूर के बारे में याद रखिएगा, पिछले क्लास में हम कैमूर के बारे में क्या डिस्कस किए थे कि बिहार का सबसे पश्चिमी जिला है। नोट डाउन नहीं करेंगे क्योंकि पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। कैमूर की बात करेंगे तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। कितना है? बाद हम जब बिहार की जनसंख्या पढ़ाएंगे तो उस समय हम डिस्कस करेंगे। तो बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कहेगा तो वह हो जाएगा कैमूर। बस इतना याद रखिएगा। उसके बाद सीधे हम आ जाएंगे गोपालगंज के बारे में। 8वां नंबर बात करेंगे गोपालगंज। कुछ जिलाएं छूटे उसके बारे में, क्योंकि हम आपको सीक्वेंस में लेकर चल रहे हैं, इस कारण से क्या है, फैक्ट भी आपके सीक्वेंस के माध्यम से ही डिस्कस कर रहे हैं। अगर गोपालगंज की अगर बात करेंगे तो गोपालगंज की सीमा जो है वह किससे मिलती है? अब बताइए कमेंट करके, आप सब डिस्कस नहीं करेंगे। गोपालगंज की बात करेंगे तो यहाँ क्या है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। क्या है? न्यूनतम लिंगानुपात। और अगर हम डिस्कस करेंगे गोपालगंज के बारे में तो न्यूनतम एसटी वाला जिला है। यानी बिहार में सबसे कम, सबसे न्यूनतम, सबसे कम जो है अनुसूचित जनजाति वाला जिला पूछेगा तो वह आपका क्या हो जाएगा? गोपालगंज हो जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ ही न्यूनतम दशकीय वृद्धि है, ठीक है। अच्छा हाँ, देखिए यहाँ पे लिंगानुपात नहीं है, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे लिखा था क्या? न्यूनतम दशकीय वृद्धि, दशकीय वृद्धि। अरे होता है कभी कभी, बोल मुंह से बोला गया कुछ और, बोलना कुछ और था, डिस्कस हो गया कुछ और। तो देखिए न्यूनतम दशकीय वृद्धि, और न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला कहेगा तो वह आपके गोपालगंज है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कहेगा तो वह मधेपुरा है, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे गोपालगंज के बारे में तो यहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है, सर्वाधिक लिंगानुपात।
अगर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कहेगा तो वह आपके गोपालगंज हो जाएगा। अब बहुत देर से आप वेट कर रहे थे अपना पटना के, तो पटना को पढ़ा देते हैं। पटना के बारे में दो पॉइंट याद रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, जनसंख्या वाला जिला, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कहेगा तो पटना, और बिहार का सर्वाधिक नगरीकरण कहेगा, नगरीकरण वाला जिला कहेगा तो कहां हो जाएगा? पटना। बिहार में सबसे कम जनसंख्या, ये तो सभी को पता होगा। और तो एक डिस्कस करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं शिवहर के बारे में। शिवहर को भी कहा छोड़िए, हालांकि आज शिव जी का दिन भी है, तो शिवहर के बारे में भी डिस्कस कर दिया जाए। तो शिवहर के बारे में अगर बात करेंगे तो क्या है, पिछले गाने क्या बताते कि बिहार का शिवहर एक ऐसा जिला है जो कि लैंड लॉक्ड जिला है। इसके साथ ही इसकी सीमाएं, हालांकि बहुत लोग इसको लेकर कंफ्यूज होते हैं कि सर इसका नेपाल में, इसका नेपाल के साथ से लगा हुआ है, तो कहीं नेपाल के साथ सीमा साझा है। देखिए क्या हर लोग कहीं लगे रहते हैं तो क्या होता है कि सब सटे हो जाते हैं कहीं ना कहीं। हर लोग तो कहीं ना कहीं लगे रहते हैं, कोई फोन पे लगे रहते हैं, कुछ और कहीं रहते हैं। इसके मतलब क्या, शंका नहीं करना चाहिए लाइफ में, क्योंकि सब चीज का इलाज है, शंका का कोई इलाज नहीं है। तो इसको लेकर आपके मन में जो भी डाउट हो, कोई भी शंका अगर हो, तो उसको क्लियर जल्दी जल्दी कर लें। तो अगर शिवहर के बारे में बात करेंगे, इसकी सीमा जो है वह नेपाल से नहीं मिलती है। अगर हम शिवहर के बारे में और हम बात करेंगे, तो शिवहर के बारे में अगर बात करेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन बताएं? पश्चिमी चंपारण। क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। क्या है? सबसे छोटा जिला जो है वह क्या है? शिवहर है। यानी आपके सामने हम लगभग जो भी 10-12 जिले थे और उनसे जुड़े लगभग 50 से 60 प्रश्न को आपको हम मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। और इसी के साथ थोड़ा सा 2 मिनट और लेंगे आपका। एक बार आप अगर नोट डाउन कर लिए होंगे तो सही है, और अगर आपने नोट डाउन नहीं किया होगा तो हालांकि इस वीडियो को यूट्यूब पे भी पब्लिश होगा, तो वहाँ से आप रिवीजन कर लीजिएगा। और एक बार हम 2 मिनट में आपका क्विक रिवीजन करवा देंगे, और क्योंकि अपलोड करवा देंगे, आज ही करवा देंगे, बस लमसम अभी 6:30 हो रहा है, 7:30 तक आपका यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि जो लोग नहीं भी क्लास आए थे वो भी अपनी क्लास को देख लेंगे। और आइए तो एक बार हम समग्र अध्ययन करते हैं। देखिए, अगर बिहार के जिले वाइज अध्ययन की अगर बात करेंगे तो पश्चिमी चंपारण की बात करेंगे तो बिहार का पश्चिमी चंपारण जो है वह बिहार का सबसे उत्तरी जिला है और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। और इसके बाद सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति बिहार के पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। दूसरा नंबर मैंने बात किया था किशनगंज, जो कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। सर्वाधिक वर्षा जो है वो किशनगंज में होता है और न्यूनतम SC अनुसूचित जाति पाई जाती है। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहेगा तो गया, ठीक है ना। तीसरा में हम बात की है पूर्णिया की, तो सर्वाधिक जूट का उत्पादन पूर्णिया में होता है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है। महिला की बात बताएंगे, या तो आपको पता होगा तो कमेंट कर लीजिएगा यूट्यूब पे जाकर। ठीक है, चौथा नंबर बात करेंगे गया की, तो गया क्या है? गया वेंटू गया, गया 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 में क्या है? सर्वाधिक तापमान रहेगा, सर्वाधिक गर्मी रहेगा, सर्वाधिक ठंडी रहेगी। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला है। इसके साथ ही अगर बात करेंगे औरंगाबाद की, तो बिहार में सबसे कम वर्षा जो होती है वह औरंगाबाद जिले में होती है। अभी हम डिस्कस किए थे बिहार में सर्वाधिक जिले के सर्वाधिक वर्षा जो है वह किशनगंज में हुआ था। इसके बाद रोहतास के बारे में अगर बात करेंगे तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, यह इंडिविजुअल में भी है और आपका ओवरऑल में भी है। यानी इंडिविजुअल की बात करेंगे तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है। कितना परसेंट है यह बिहार की जनसंख्या जब पढ़ाएंगे तो उसके सामने चलेंगे। देखिए, हम चल रहे हैं अपने तरीके से चल रहे हैं और हमारे तरीके से चलेंगे तो आपको एक भी फैक्ट आपको रखना नहीं पड़ेगा, बस 2-3 बार इसको डायग्राम बना के देख लीजिएगा। सातवां में बात करेंगे हम कैमूर की, तो कैमूर जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। इसके बाद बात करेंगे गोपालगंज की, तो सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज में पाई जाती है, न्यूनतम 10 की वृद्धि है और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। शिवहर की बात करेंगे तो बिहार का जो शिवहर जो है वह उत्तर में अवस्थित होते हुए भी नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है। यह एक लैंड लॉक्ड एरिया, लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है। इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है वह शिवहर है। पटना की बात कर लेंगे, पटना में है जो है वह सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, सर्वाधिक नगरीकरण वाला जिला कहेगा तो क्या है? पटना है। इसके साथ ही
अगर हम बात की है, अगर न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कहेगा तो पता ही होगा, शेखपुरा है, ठीक है। तो इसी के साथ बिहार के जिले वाइज टॉपिक नंबर 2 आपके सामने मैंने फिनिश किया, और इसी के साथ आप सभी को कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक कि आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। जो नहीं भी आए थे उनको भी हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ताकि भविष्य को लेकर चिंतित रहें। धन्यवाद। लेकिन भैया भविष्य के लिए सबसे पहले बीपीएससी का पेपर जो है वह आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप भविष्य आपका सुरक्षित होगा। फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक कि आप सभी को धन्यवाद। ओके, बाय बाय, टाटा।